Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are discussing acid-base chemistry and today's topic is indicators. We will discuss three kinds of indicators that are acid-base, redox and adsorption indicator. ये लेक्चर आपको एसिड बेस रिडॉक्स और एडसॉर्प्शन टाइट्रेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा और हम इसमें रोल ऑफ इंडिकेटर्स इन टाइट्रेशन भी स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंप्लीशन का हमें कैसे पता चलेगा जब तक उसमें एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन का हमें किसी कलर चेंज से, टेस्ट से, स्मेल से, इस तरीके से हमें पता चल सकता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंप्लीशन का हम अंदाज़ा लगाने के लिए हम कुछ ऐसे केमिकल यूज करते हैं जो हमें इंडिकेट कर देते हैं कि जी रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। ऐसे कंपाउंड्स को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस that undergoes color change when a reaction approaches completion. In other words, an indicator is a substance that change color at the equivalence point. Equivalence point means कि जब equilibrium कायम हो जाए, यानी कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं हो रहा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसमें एक इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा जहां पे अपेरेंटली हमें लगता है कि जी अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल हो गई हैं, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एट दैट इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो इंडिकेटर है वो हमें इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हो गया है। नॉर्मली ये किसी पीएच, एक खास पीएच पे कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उस पीएच को इंडिकेट करने के लिए हम एक खास इंडिकेटर्स यूज करते हैं, क्योंकि एट दैट पीएच जिस पे वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उस पीएच पे उस इंडिकेटर का कलर डिफरेंट होता है। तो बेसिकली जो है ये रिडॉक्स रिएक्शंस हों या एसिड बेस रिएक्शंस हों, इनमें हमें इंडिकेटर्स जो है वो बहुत मुफीद मालूमात देते हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंट कलर होता है और ये हम वेरी लेस अमाउंट में यूज करते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो इनका कलर और होगा और जब रिएक्शन कंप्लीशन पे होता है या इक्विवेलेंस पॉइंट पे होता है तो इनका कलर और होता है। First, we will discuss the acid-base indicators. The equivalence point of an acid-base titration is often detected by means of an indicator. यानी कि टाइट्रेशन के दौरान भी हमें इंडिकेटर से पता चलता है कि अब इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है या रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जब भी रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उसकी एक डेफिनेट पीएच होती है, तो उस पीएच को इंडिकेटर्स के जरिए हमें पता लगता है। एन एसिड बेस इंडिकेटर इज अ ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बेसिकली एक एसिड बेस पेयर होता है, वीक एसिड बेस पेयर, in which the acid has one color and the base has an other color। यानी कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो एक एसिड है और एक उसकी कॉन्जुगेट बेस है। तो जब वो बेसिकली इंडिकेटर क्या होगा, जब तक वो अपने एसिडिक फॉर्म में है तो उसका कलर और होगा, और जब वो अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका कलर डिफरेंट हो जाता है। So at least one of the color is intense enough to be visible in dilute solution। तो जब हम कोई भी टाइट्रेशन करते हैं या रिएक्शंस करते हैं तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस हों, नॉर्मली जो रिएक्शंस होते हैं उनमें डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसमें जब वो एसिडिक फॉर्म में है वही इंडिकेटर, तो उसका कलर और होगा, और जब वही इंडिकेटर बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका कलर जो है वो डिफरेंट होगा, विजिबल होगा, स्ट्राइकिंग होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम द एसिड। So most acid indicators are organic molecules with fairly complex structure that are themselves weak acids or weak bases whose dissociated and undissociated forms differ in color। यानी कि जब वो डिसोसिएटेड फॉर्म में है तो और कलर है, जब अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है तो और कलर होता है। एसिड बेस रिएक्शंस में नॉर्मली प्रोटॉन ट्रांसफर होता है
तो जो एसिड फॉर्म होती है उसमें प्रोटॉन अटैच्ड होता है, और जब उसमें से प्रोटॉन निकल जाता है तो हम उसको बेसिक फॉर्म या उसकी कंजुगेट बेस कहते हैं। सो हम इंडिकेटर्स को एच इंडिकेटर से भी जाहिर कर सकते हैं। नॉर्मली ये वीक एसिड्स होते हैं। तो और इनका जब तक वो प्रोटॉन उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, कलर होता है कोई स्पेसिफिक, और जब वो प्रोटॉन डिटैच हो जाता है यानी कि वो बेसिक मीडिया में चला जाता है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस बन जाती है, तो उसका कलर डिफरेंट होता है। हम इसको ऑस्टवल्ड थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी ये एक वीक एसिड होता है। अगर आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में HIN दैट इज इट्स एसिडिक फॉर्म, यानी कि इंडिकेटर के साथ H अटैच्ड है। जब आप उसको रिएक्शन हो रहा है और जब वही चीज बेसिक मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जब इंडिकेटर से प्रोटॉन ले लिया जाएगा and it is converted into IN इंडिकेटर नेगेटिव, यानी कि प्रोटॉन डिटैच हो गया है, ये इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म है, ये इसकी कंजुगेट बेस है या बेसिक फॉर्म है, तो फिर इसका कलर डिफरेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसका जो कांस्टेंट है K ऑफ इंडिकेटर दैट इज the product of concentration of products that are indicator negative and H3O positive and divided by the concentration of indicator। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें कि के इंडिकेटर यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है, तो आफ्टर रीअरेंजिंग वी फाइंड दिस इक्वेशन H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के इंडिकेटर H इंडिकेटर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड डिसोसिएटेड। H इंडिकेटर मींस अनडिसोसिएटेड एंड इंडिकेटर नेगेटिव मीन डिसोसिएटेड। एच इंडिकेटर इज अनडिसोसिएटेड। आपको आप देख सकते हैं कि इसमें एच साथ लगा हुआ है इसके, तो इंडिकेटर के साथ जब तक एच है तो ये एज एसिड है, और जब उसको डिसोसिएट हो जाता है और एच पॉजिटिव निकल जाता है तो इंडिकेटर नेगेटिव बनता है। तो ये जो डिसोसिएटेड फॉर्म है इसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। अगर हम दोनों साइड्स का लॉग ले लें तो क्या होगा, H3O नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है इट विल बी कन्वर्ट इनटू पीएच, और दूसरी साइड पे नेगेटिव लॉग के इंडिकेटर माइनस लॉग ऑफ एच इंडिकेटर डिवाइडेड बाय इंडिकेटर डिसोसिएटेड फॉर्म। अगर हम माइनस लॉग इन के इंडिकेटर को पी के इंडिकेटर से जाहिर करें तो फिर इसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, पी एच विल बी इक्वल टू पी के इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ इंडिकेटर अनडिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय एच इंडिकेटर। यहाँ पे अब हमने इसको पॉजिटिव साइन क्यों किया है, क्योंकि पहले एच इंडिकेटर डिवाइडेड बाय इंडिकेटर नेगेटिव था, तो जब हम इसको अपसाइड डाउन कर देंगे तो फिर नेगेटिव की जगह हमें पॉजिटिव लॉग मिलेगा। इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पी एच ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू पी के इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जब तक डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आई एन नेगेटिव जब तक 9% से कम है ओवरऑल, तो उस वक्त तक जो कलर होगा वो एसिडिक फॉर्म का होगा। अगर एसिडिक फॉर्म 9% से ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसका कलर हल्का हल्का आना शुरू हो जाएगा, और जब तक उसकी कंसेंट्रेशन 91% हो जाएगी तो फिर वो कंप्लीट कलर हो जाएगा एसिडिक फॉर्म का। सो इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी एच एसिडिक विल बी इक्वल टू पी के इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ 9/91, क्योंकि जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो 9 है और अनआयनाइज्ड फॉर्म 91 है। सो विल बी इक्वल टू पी के इंडिकेटर माइनस लॉग 10, और आंसर आ जाएगा पी के इंडिकेटर -1। इसी तरीके से अगर हम पी एच अल्कलाइन फॉर्म फाइंड करना चाहें तो पी के इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ 91/9, यानी कि जब अल्कलाइन है तो 91% अल्कलाइन सोल्यूशन होगा यानी कि आयनाइज्ड फॉर्म होगी और 9% अनआयनाइज्ड फॉर्म होगी। तो फिर पी के
इंडिकेटर विल बी इक्वल टू प्लस log 10 और P के इंडिकेटर प्लस 1. So thus the indicator change color between pH, जो pH है सोल्यूशन की वो जब P के इंडिकेटर -1 हो जाए और P के इंडिकेटर +1 हो जाए तो इनके दरमियान जो है वो इंडिकेटर का कलर चेंज हमें शो होता है, यानी कि बिटवीन द एसिडिक कंसंट्रेशन एंड बिटवीन द अल्कलाइन कंसंट्रेशन. सो इस के बिलो आर रिपोर्टेड पीकेए एंड कलर जोन्स ऑफ सम इंडिकेटर्स, यानी कि कुछ इंडिकेटर्स के हम कलर जोन्स देखते हैं कि किस किस पीएच पे वो कलर देते हैं. इस चार्ट में डिफरेंट जो पीएच के इंडिकेटर्स हैं उनके कलर्स बताए गए हैं कि किस पीएच पे क्या कलर होता है. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि हम अभी शॉर्टली डिस्कस करेंगे उसका ये रेड से वायलेट और पर्पल कलर तक जाता है. इसी तरीके से फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस से पिंक कलर होता है. तो इसी मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू और फिनोल रेड, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं और इनके डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर्स दिखाए गए हैं. सिमिलरली इस चार्ट में डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट इंडिकेटर्स के कलर स्कीम दिखाई गई है. जैसे कि अगर क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो 0 पीएच से लेके तकरीबन 2 पीएच तक वो इंडिकेटर करता है और उसके कलर्स आप देख सकते हैं कि फ्रॉम येलो टू डार्क ब्लू वो शिफ्ट हो रहे हैं. इसी तरीके से ये डिफरेंट जो है वो इंडिकेटर्स के कलर इस चार्ट में दिखाए गए हैं. टेबल 3.5 में इंडिकेटर्स और उनके कलर चेंजेस दिए गए हैं. जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, इसकी जो पी के इंडिकेटर है वो 3.4 है और इसकी पीएच रेंज 3.1 टू 4.4 है, यानी कि 3.1 पे इसका कलर एसिडिक होगा दैट इज रेड और पीएच 4.4 पे इसका कलर चेंज हो जाएगा येलो में. इसी तरीके से ये बाकी इंडिकेटर्स का भी यहाँ पे दिया गया. अब टाइट्रेशन में 4 किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं कि हम टाइट्रेशन कर रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बाय वीक बेस और वीक एसिड बाय वीक बेस. तो इन सब में इंडिकेटर्स की जो रेंज है वो कैसे हम देख सकते हैं कि अगर पहला केस स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस हो तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी और उसका एंड पॉइंट जो है दैट इज एग्जैक्ट 7. तो एक ड्रॉप बिफोर एंड आफ्टर द एंड पॉइंट द पीएच, यानी कि जब एंड पॉइंट हो गया उससे के बाद अगर एक ड्रॉप भी हम डाल देंगे तो उसकी पीएच जो है 6 यूनिट यानी कि 4 टू 10 जो है वो हो सकती है और हर इंडिकेटर इसको शो कर सकता है. यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की टाइट्रेशन के लिए आप हर इंडिकेटर यूज कर सकते हैं नॉर्मली. इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, तो अब क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो हाइड्रोलिसिस होगी और उसकी पीएच बेसिक होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था. तो बेसिक मींस कि उसका एंड पॉइंट 7 से अबव होगा. 7 पीएच न्यूट्रल होती है और 7 से अबव अल्कलाइन होती है. सो द पीएच चेंजेस यूजुअली फ्रॉम 7 टू 10 फ्रॉम वन ड्रॉप, यानी कि वो अल्कलाइन रेंज में ही अगर हम एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा डाल देते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन का तो उसकी पीएच रेंज 7 टू 10 चली जाएगी बाय वन ड्रॉप. इसी तरीके से अगर हमारे पास हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, अब आपको पता है कि ये भी हाइड्रोलाइज होगा इनका जो सॉल्ट होगा और चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच एसिडिक रेंज में रहेगी जो कि बिलो 7 है. तो इसमें एक ड्रॉप जो होगा वो पीएच चेंज कर सकेगा फ्रॉम 4 पीएच 4 टू 7 और जो इंडिकेटर्स हैविंग पीके फ्रॉम 3 टू 7 विल बी सुटेबल फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन. सो इनके एक ड्रॉप के लिए ये जो है 3 टू 7 जो है वो चेंज होगा. तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ तक अब ये देखा कि मुख्तलिफ इंडिकेटर्स मुख्तलिफ पीएच पे कलर चेंज देते हैं. अगर हम मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं इनको इकट्ठा कर दें जो कि मुख्तलिफ रेंजेस पे कलर देते हैं तो हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर. इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में अब हमारे पास मिथाइल रेड, अल्फा नफ्थलीन, थाइमोल फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू,
इन सब को हम इक्वल क्वांटिटी और एक रेशो में हम इनको मिक्स करते हैं तो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलता है जो कि हर तकरीबन तमाम पीएच रेंज जो कि 4 से लेके 11 तक की पीएच रेंजेस है उनको हमें आइडेंटिफाई कर सकता है। मिसाल के तौर पे अब अगर आप ये चार्ट देखें तो एट पीएच 4 इट्स कलर विल बी रेड, at 5 it will be orange red, at 6 yellow, at 7 pH it will be green yellow, and at pH 8 it will be green, at pH 9 blue green, at pH 10 blue violet, and at pH 11 it will be red violet. Now we will discuss about the action of phenolphthalein. So phenolphthalein जो है ये भी एसिड बेस इंडिकेटर है, यानी कि एसिडिक फॉर्म में इसके साथ H अटैच होता है जबकि बेसिक फॉर्म में इसका H डिटैच हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है और pH नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। अब जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है दैट इज कलरलेस, यानी कि इस फिनोल्फथालीन का एसिड में कलर जो होगा वो कलरलेस होगा, और बेस में जो इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म है दैट इज पिंक, तो इसका बेस में कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। यानी कि जब किसी भी सोल्यूशन में 9% अल्कलाइन हो जाएगा और 91% वो एसिडिक होगा तो हल्का हल्का लाइट पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से एंड पॉइंट यानी कि सोल्यूशन का एसिडिक टू बेसिक में कन्वर्ट होने का हमें फिनोल्फथालीन से पता चल जाएगा। फिनोल्फथालीन के बाद हम डिस्कस करते हैं मिथाइल ऑरेंज को। मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस, और जैसे हमने डिस्कस किया कि इसकी एक डिसोसिएटेड फॉर्म होगी और एक अनडिसोसिएटेड फॉर्म होगी। इसकी जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है वीक बेसिक फॉर्म दैट इज येलो, और जब ये डिसोसिएट हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड। If the solution is acidic, the H positive ions produced by acid combine with OH negative ions produced by indicator, यानी कि देखें MEOH ये डिसोसिएट हो रही है OH नेगेटिव और Me पॉजिटिव में, तो ये जो OH नेगेटिव है ये एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव से मिलता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे पास ज्यादा Me पॉजिटिव आता है जिसका कलर रेड होता है। तो दिस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट, यानी कि राइट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा Me पॉजिटिव बनता है और रेड कलर मिलता है। इसी तरीके से अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो OH नेगेटिव आयन सप्रेसेस द डिसोसिएशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज, तो ज्यादा OH नेगेटिव आयन हो जाते हैं और इसका जो इक्विलिब्रियम है दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, और जो कलर है वो येलो हो जाता है। Dear students, now we will discuss the Quinonoid theory of indicators. इससे पहले हमें थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म को देखना होगा कि टॉटोमेरिज्म क्या होती है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फैशन में प्रोटॉन ट्रांसफर हो उसे हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और ये दो फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म में प्रोटॉन एक जगह होता है और दूसरी फॉर्म में प्रोटॉन दूसरी जगह पे होता है, हम इसे कहते हैं टॉटोमेरिक फॉर्म्स। सो इसकी बहुत ही एक मकबूल एग्जांपल है कीटो एंड इनोल फॉर्म। लाइक ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि इनोल फॉर्म में CH डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पे ये ईन है और ओल, ईन मीन्स के ये डबल बॉन्ड है तो अल्कीन से, और ओल मीन्स OH है अल्कोहल से, ओल फॉर्म। जबकि अगर यही OH का जो H है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H है, अगर ये शिफ्ट हो जाए C पे और ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाए तो ये बन जाएगी कीटोन फॉर्म। तो ये कीटोन और इनोल फॉर्म ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं और ये दोनों फॉर्म सिर्फ एक प्रोटॉन के ट्रांसफर से बन रही हैं, तो हम इन्हें कहेंगे दीज आर टॉटोमेरिक फॉर्म। ये क्यूनेनॉइड थ्योरी में इंपॉर्टेंट है कि जी हमें टॉटोमेरिज्म और टॉटोमेरिक फॉर्म्स का पता होना चाहिए। तो लेट अस डिस्कस द क्यूनेनॉइड थ्योरी। ऑस्ट्रल थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को जाहिर करती थी, जबकि क्यूनेनॉइड थ्योरी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों को डिस्क्राइब करती है। और इसके पास्टुलेट है नंबर 1 द अनआयनाइज्ड एच इंडिकेटर, यानी कि अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, एंड द एन आयन जो कि उसकी आयनाइज्ड फॉर्म है, आर टाटोमेरिक फॉर्म्स ऑफ द इंडिकेटर विच इज
एन ऑर्गेनिक डाई। डाई मीन्स कलर, ऐसी स्पीशीज जिस या ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोई कलर हो, जिसका कोई कलर, उसे हम डाई बोलते हैं। तो मोस्टली दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, सो इंडिकेटर्स मोस्टली आर द ऑर्गेनिक डाइज। सो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्यूनोनॉइड थ्योरी जो डिफरेंट कलर्स हैं इंडिकेटर के इन डिफरेंट पीएच, दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ देयर टॉटोमेरिक फॉर्म, यानी कि दो ऐसी फॉर्म्स एक ही कंपाउंड की जिनमें कोई प्रोटॉन शिफ्ट हुआ हो या कोई और इसी तरीके से स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है जो कि किसी भी दो फॉर्म्स में जो है वो वेरी कर सकता है, एट ए टाइम प्रेजेंट हो सकता है, बट एट डिफरेंट एसिड और बेसिक कंडीशन, यानी कि एसिडिक कंडीशन में एक फॉर्म और बेसिक कंडीशन में दूसरी फॉर्म स्टेबल होती है। एंड नंबर टू postulate is one tautomeric form possesses the cunenoid structural unit and is called the cunenoid form. It has a deep color, while the other form has a light coloring group like N double bond N and or simply benzene ring and is called the benzenoid form. यानी कि किसी भी इंडिकेटर की एक फॉर्म क्यूनेनॉइड फॉर्म है और एक फॉर्म बेंजेनॉइड फॉर्म है। बेंजेनॉइड फॉर्म में बेंजीन स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और बेंजीन स्ट्रक्चर क्या होता है कि तीन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं एक सिक्स मेंबर्ड रिंग में। सिक्स मेंबर्ड रिंग में अगर तीन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो तो हम उसे बेंजीन कहते हैं, और ये बेंजेनॉइड फॉर्म्स में बेंजीन होती है। जस्ट and number third postulate is the color change of the indicator occurs when one tautomeric form is transferred into the other due to the change of pH of solution. तो जैसे ये आप देख सकते हैं फिनोफ्थलीन की यहाँ पे क्यूनेनॉइड एंड बेंजोनॉइड फॉर्म है। तो बेंजोनॉइड फॉर्म में आप देखें कि बेंजीन स्टेबल है, जबकि क्यूनेनॉइड फॉर्म का जिसका कलर पिंक है और ये बेस में जो है मौजूद होता है। अगर एसिडिक मीडिया हो तो बेंजेनॉइड फॉर्म, और अगर बेसिक मीडिया हो तो क्यूनेनाइड फॉर्म। तो बेंजेनाइड फॉर्म इज कलरलेस, और जबकि क्यूनेनाइड फॉर्म जो है वो पिंक होती है। इसी तरीके से अगर हम मिथाइल ऑरेंज को देखें तो मिथाइल ऑरेंज के भी दो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, एक बेंजेनॉइड फॉर्म जो कि येलो है और एक क्यूनेनाइड फॉर्म जो कि रेड है। आप इसको देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है बेंजीन रिंग के साथ उस पे पॉजिटिव चार्ज है एसिडिक मीडिया में, एसिडिक मीडिया में न्यूट्रल है, जबकि बेसिक मीडिया में उस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बेंजीन स्ट्रक्चर स्टेबल है, जबकि क्यूनेनाइड फॉर्म में बेंजीन स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है जो एन के साथ पॉजिटिव चार्ज है। तो जस्ट क्या हो रहा है कि प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होने की वजह से दो डिफरेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट पीएच एग्जिस्ट करती हैं, एक बेसिक मीडिया में एक एसिडिक मीडिया में। तो उन दो फॉर्म्स की आपस में, दो टॉटोमेरिक फॉर्म्स की वजह से जो है वो इंडिकेटर काम करता है। तो क्यूनेनॉइड थ्योरी ने बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिवली इसको एक्सप्लेन किया है। Dear students, now we will discuss the second type of indicator, that is redox indicator. तो इसके नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसे रिएक्शंस के लिए हम यूज करेंगे जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही होती है। तो रिडॉक्स इंडिकेटर्स आर द डाइज व्हिच अंडरगोज रिवर्सिबल चेंज ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि जब ऑक्सीडेशन हो रही हो तो उनका कलर और हो, और रिवर्सिबली पॉसिबल हो कि जी वो रिड्यूस भी हो सके, रिडक्शन भी शो कर सके। तो जब रिडक्शन हो रही हो और उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट हो रिड्यूस्ड फॉर्म में, उसका कलर और हो, और ऑक्सीडाइज फॉर्म में उनका कलर और हो, तो हम ऐसी स्पीशीज को, ऐसे कंपाउंड्स को एज ए रिडॉक्स इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है ये डाइफिनाइल अमीन and diphenyl sulfonic acid, diphenyl benzidine are redox indicator. They have one color in reduced form and another color in the oxidized form, and they change color when a certain electromotive force is reached in solution while an oxidizing agent or reducing agent is oxidizing or reducing a species. देखिए जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होती है, और कितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। सो जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगी हम कहेंगे कि जी रिडॉक्स इंडिकेटर काम करते हैं। For example, diphenylamine changes color around 0.07 volt of EMF। तो ये कलरलेस से वायलेट हो जाता है जब इतनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एटलीस्ट जनरेट हो। तो अगर आप ये देखते हैं डाइफिनाइलामीन को, तो डाइफिनाइलामीन में N के साथ H अटैच्ड है, यानी कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। हमें पता है कि जी रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, जबकि डाइफिनाइलामीन जो वायलेट कलर ऑक्सीडाइज फॉर्म है इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया है एज ए H+, और एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुई है। तो अगर दोनों फॉर्म में आप देखें कि डाइफिनाइलामीन इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म और डाइफिनाइलामीन का जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुई है और कलरलेस से वायलेट कलर में चेंज हो गया है। We can write the journal oxidation reaction as indicator oxidation plus electrons and reversibly can be converted into indicator reduced form। यानी कि अगर जो भी इंडिकेटर है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस्ड फॉर्म में आ सकता है। सो नेट एनर्जी विल बी इक्वल टू ई नॉट इंडिकेटर ऑक्सीडाइज divided by reduced plus 0.059 by n log of concentration of indicator in oxidized form divided by concentration of indicator in reduced form, and this equation is at 25 degrees centigrade. So the color of solution depends upon the ratio of concentration of oxidized form of indicator divided by concentration of reduced form of indicator। क्योंकि आप अगर इस इक्वेशन में देखते हैं तो मोस्टली ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट, तो ये तमाम चीजें कांस्टेंट हैं सिवाय कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर इन रिड्यूस्ड फॉर्म। सो पहले भी हम इस चीज को पढ़ चुके थे कि जब तक 91% से ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी तो कलर ऑक्सीडाइज फॉर्म का होगा, और अगर यानी कि 9% से ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो रिड्यूस्ड फॉर्म के कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हम इस चीज को जाहिर कर सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.059 बाई एन टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन, यानी कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में है और एक रिड्यूस फॉर्म है फॉर कलर चेंज। सो 91 by 9 which is almost equal to 10 when E is equal to E naught plus 0.059 by n, then color of oxidized form will be predominant, and when E is equal to E naught minus 0.059 by n, the color of reduced form predominant, यानी कि जब वो नेगेटिव में है तो रिड्यूस फॉर्म वाला कलर होगा और जब एनर्जी पॉजिटिव में है तो ऑक्सीडाइज फॉर्म वाला कलर होगा। सो इफ द इंडिकेटर रिएक्शन इज रिटन एज इंडिकेटर इन ऑक्सीडाइज फॉर्म प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन converts into indicator into the reduced form, as we can write the indicator reaction as कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर वो गेन करती है प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को और कन्वर्ट हो जाती है रिड्यूस्ड फॉर्म में। So at that time point, then the EMF during color change will also depend on pH of the solution. Apparently, E will be the E naught minus 0.059 into pH. So for diphenylamine, अगर हम इंडिकेटर देखें डाइफिनाइलामीन तो इसकी ई नॉट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल टू 0.76 वोल्ट, और इसका n जो है वो 2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है। सो दैट द कलर चेंज विल टेक प्लेस बिटवीन E इज इक्वल टू 0.73 टू 0.79, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0.73 टू 0.79 के दरमियान होगी कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से सोडियम डाइफिनाइलामीन सल्फोनिक एसिड
एक और इंडिकेटर है जिसका कलर पर्पल है इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड कलरलेस इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, और ये एक्ट करता है एट pH 0 और इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E नॉट वैल्यू है 0.85 वोल्ट। इसी तरीके से एन फिनाइल एंथ्रानीलिक एसिड इज पिंक इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड कलरलेस in reduced form with electromotive force of 1.08 at pH 0. And normally no indicator is needed for the titration involving KMnO4. हमने अपने प्रैक्टिकल्स में भी KMnO4 को यूज किया है टाइट्रेशन के लिए। तो हमें टाइट्रेशन के लिए जब KMnO4 को टाइट्रेशन करेंगे रिड्यूस रिडॉक्स रिएक्शंस में, तो हमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि KMnO4 खुद भी कलर चेंज करता है और एज ए इंडिकेटर यूज हो सकता है। तो ये सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसका डिस्टिंक्ट एक खास कलर होता है। और ये तमाम जो इंडिकेटर हैं ये एक स्पेसिफिक ईएमएफ और पीएच पे काम करते हैं। और इनको एक अच्छा इंडिकेटर क्या होगा, जो कि शार्प चेंज दे पोटेंशियल नियर इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी कि जैसे ही उस रिएक्शन का, उस रिडॉक्स रिएक्शन का इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है, यानी कि जो रिड्यूस्ड स्पीशीज हैं वो खत्म हो गई हैं और ऑक्सीडाइज स्पीशी बनना शुरू हो गई है, या ऑक्सीडाइज स्पीशी खत्म हो गई है, रिड्यूस बनना शुरू हो गई है, तो वो फौरन उस चेंज को अपने चेंज ऑफ कलर से जाहिर करे, ताकि हमें पता चल जाए कि जी रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। लाइक KMnO4 जो कि सेल्फ इंडिकेटर है, हमें डाइफिनाइल अमीन नॉर्मली यूज करना पड़ता है जब हम टाइट्रेशन करते हैं आयरन या फेरस आयन की बाय डाइक्रोमेट आयन। इसी तरीके से इस टेबल में आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिडॉक्स इंडिकेटर्स और उनके कलर्स, और ये भी देख सकते हैं कि कितनी ईएमएफ पे उनका कलर जो है वो चेंज होता है। Dear students, now we will discuss the third type of indicator which is adsorption indicator. तो adsorption को मैं थोड़ा explain कर दूं. There is a difference between absorption and adsorption. Absorption होता है किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज में जज़ब हो जाना, मदगम हो जाना, जबकि adsorption means किसी चीज का किसी दूसरी चीज के सरफेस पे, लेयर पे, उसके आउटर पार्ट पे अटैच हो जाना, इसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। जैसे कि अपेरेंटली अगर आप देखें कि जो लोहे को जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो एड्सॉर्प्शन यानी कि ऊपर वाली लेयर पे हो रही है और फिर वो रिएक्शन नीचे जाता है। तो ऐसे इंडिकेटर जो कि एड्सॉर्प्शन फिनोमिनन को फॉलो करें, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर कहलाते हैं। के फेजॉन्स ने इन इंडिकेटर्स को इंट्रोड्यूस किया था। And the action of these indicators is due to the fact that at the equivalence point the indicator is absorbed by the precipitate, यानी कि जो precipitates बन रहे होते हैं या जो प्रोडक्ट बन रही होती है जो कि इनसॉल्युबल होती है सोल्यूशन में, अगर उसकी सरफेस पे इंडिकेटर चिपक जाए, रिएक्ट कर जाए, और वो किसी एक खास पॉइंट पे जब प्रेसिपिटेट बनेंगे तो वो उस पे अटैच होगा, तो और उस वक्त उसका कलर और होगा। जब वो प्रेसिपिटेट के साथ अटैच होगा तो कलर और होगा इंडिकेटर का, और जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा तो उसका कलर और होगा, एंड विच लीड्स टू द सब्सटेंस ऑफ अ डिफरेंट कलर, देयरफॉर दे हैव बीन कॉल्ड एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। जो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स हैं ये एसिड डाइज भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्लोरोसिन एंड इओसिन विच आर यूटिलाइज्ड एज द सोडियम सॉल्ट। इनके एज ए सोडियम सॉल्ट ये कंपाउंड यूज होते हैं और ये एसिड डाइज कहलाते हैं। इसी तरह बेसिक डाइज जैसे कि रूडामीन जो है वो अप्लाई किया जा सकता है एज ए हेलोजन सॉल्ट। When a chloride solution is titrated with a solution of silver nitrate AgNO3, the precipitated AgCl absorb chloride ions. जो a precipitate has tendency to absorb its own ions, यानी कि जो भी precipitate बन रहा है उसके ऊपर ही उसके अपने आइंस जो है क्लोराइड आइन AgCl के ऊपर वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं। This may be termed as primary adsorbed layer
and it will hold by secondary adsorption oppositely charged ion present in the solution. As soon as the stoichiometric point is reached, silver ions are present in excess. These will now be primarily adsorbed. तो सिल्वर आयन जो ज्यादा हो जाएंगे जैसे ही वो एड्सॉर्ब होना शुरू होंगे, एंड नाइट्रेट आयंस विल बी हेल्ड बाय सेकेंडरी एड्सॉर्प्शन if fluorescein is also present in the solution. यानी कि अब फ्लोरोसिन इस रिएक्शन में एज ए इंडिकेटर मौजूद होगा. the negative fluorescein ions which is much more strongly absorbed than the nitrate ion. यानी कि नाइट्रेट आयन से पहले फ्लोरोसिन आयंस एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, और इनकी जो प्रेसिपिटेट के ऊपर जब ये एब्जॉर्ब होंगे इनका अपना कलर होगा, which is that of solution but by the formation of a pink complex of silver. जैसे ये सिल्वर के ऊपर एड्सॉर्ब होंगे तो इनका कलर पिंक हो जाएगा. इसको हम जरा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखें, जब AgCl बना और इस पे क्लोराइड आयन एड्सॉर्ब होते, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा नाइट्रेट आयन उस पे एड्सॉर्ब होना चाहेंगे. यानी कि रिएक्शन जैसे ही AgCl कंप्लीट बन गए और नाइट्रेट आयन उस पे एड्सॉर्ब होना स्टार्ट करेगा, तो नाइट्रेट आयन से पहले फ्लोरोसिन आयन जो है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा और कलर चेंज होगा. यानी कि जैसे ही नाइट्रेट आयन एड्सॉर्प्शन शुरू करने लगेंगे, रिएक्शन चेंज होने लगेगा, फौरन ही हमें पता लग जाएगा कि अब वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया. तो ऐसे इंडिकेटर एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर कहलाते हैं. आप फिगर में देख सकते हैं कि AgCl के गिर्द क्लोराइड आयन जो कि प्राइमरी एड्सॉर्ब लेयर है और उसके गिर्द सोडियम आयन प्रेजेंट हैं. लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा सोडियम आयन खत्म होंगे, और हमने यहाँ पे इंडिकेटर फ्लोरोसिन रखा हुआ है ताकि हमें पता चल जाए कि नाउ सोडियम आयन आर कंप्लीटली फिनिश्ड. और जैसे ही नाइट्रेट आयन वहां पे एड्सॉर्ब होना शुरू होंगे तो फ्लोरोसिन आयन और नाइट्रेट आयन में आपस में कंपटीशन होगा, और जैसे ही नाइट्रेट आयन से चूंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्लोरोसिन आयन, तो फ्लोरोसिन आयन इससे पहले अटैच होगा और कलर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जी नौ सोडियम आयन जो हैं वो कंप्लीटली फिनिश हो गए हैं, वो अब इस पे एड्सॉर्ब नहीं हो रहे और नाइट्रेट आयन एड्सॉर्ब होना शुरू हो गए हैं. तो हम वहां पे रिएक्शन स्टॉप कर लेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने तीन किस्म के इंडिकेटर्स को स्टडी किया, एसिड बेस, रिडॉक्स और एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर. तो हमारा जो सिलेबस है प्रैक्टिकल्स का, लैब का सिलेबस, उसमें भी हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं उनमें यही तीन डिफरेंट किस्म के हमने इंडिकेटर्स को यूज करना है. तो कुछ टाइट्रेशन हमारी हैं जिनमें जो कि एसिड बेस रिएक्शन पे हैं और उसमें एसिड बेस इंडिकेटर यूज होगा. कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशन हैं और कुछ एड्सॉर्प्शन टाइट्रेशन है. होप यू अंडरस्टैंड वेल the role of indicator in titrations. Dear students, I am very thankful for your patience. If you have any question, you can please ask. You can mail me or you can send me messages for this. Thank you.